नमस्ते दोस्तों। समय की यह अद्भुत यात्रा आज हमें भारत के इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर ले आई है जहां एक अपमान ने इतिहास की धारा ही बदल दी। यह वह काल था जब पश्चिम से आया विश्व विजय का अभिलाषी सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उत्तर पश्चिम की धरती युद्ध की अग्नि में जल रही थी और भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर अपनी शक्ति खो चुका था। उसी समय तक्षशिला के महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य मगध के सम्राट धनानंद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, राजन, यह समय आपसी वैर भूलकर संपूर्ण आर्यावर्त की रक्षा करने का है। विदेशी आक्रमणकारी हमारी भूमि की ओर बढ़ रहा है, किंतु अहंकार में डूबे धनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया। सैनिकों ने उन्हें दरबार से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अपमान की अग्नि में जलते हुए चाणक्य ने उसी क्षण अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंद वंश का संपूर्ण विनाश नहीं कर दूंगा तब तक यह शिखा पुनः नहीं बांधूंगा। अब उन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे योग्य शिष्य की जिसमें सम्राट बनने की क्षमता हो। तब उनकी दृष्टि पड़ी एक साधारण बालक पर, चंद्रगुप्त। उस बालक की आंखों में साहस था, व्यक्तित्व में तेज और हृदय में सिंह जैसी निर्भीकता। चाणक्य उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां उन्होंने उसे राजनीति, युद्ध नीति, शस्त्र विद्या, कूटनीति और शासन की कठिनतम शिक्षा दी। धीरे धीरे वही साधारण बालक भारत के भविष्य का महानायक बनने लगा। प्रारंभ में उत्साह से भरे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर, किंतु मगध की विशाल सेना के सामने उनकी छोटी शक्ति टिक न सकी। उन्हें पराजित होकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। इसी समय एक अत्यंत रोचक घटना घटी। एक रात्रि वे एक झोपड़ी के बाहर छिपे बैठे थे। भीतर एक माता अपने बालक को समझा रही थी। बालक ने गर्म खीर के बीच में हाथ डाल दिया था और उसका हाथ जल गया था। माता बोली, मूर्ख, गर्म खीर को बीच से नहीं, किनारों से धीरे धीरे खाया जाता है। यह वाक्य चाणक्य के हृदय में बिजली की तरह कौंधा। उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने निर्णय किया कि अब सीधे मगध पर नहीं बल्कि उसके सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार किया जाएगा। इसके बाद आरंभ हुई चाणक्य की अद्भुत सीमांत नीति। एक एक कर मगध के मित्र राज्यों को परास्त किया गया। गुप्तचर तंत्र इतना शक्तिशाली था कि धनानंद के महल के भीतर तक चाणक्य के जासूस पहुंच चुके थे। रसोइये, सैनिक, सेवक सब गुप्त रूप से चाणक्य के लिए कार्य कर रहे थे। अंततः लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत का प्रथम विशाल अखंड साम्राज्य था जिसकी सीमाएं पश्चिम में अफगान प्रदेशों से लेकर दक्षिण के मैसूर तक फैली हुई थी। भारत पहली बार एक महान राजनीतिक शक्ति बन चुका था। मौर्य काल केवल युद्धों का इतिहास नहीं बल्कि रहस्यों और कूटनीति का भी अद्भुत युग था। आचार्य चाणक्य जानते थे कि सम्राट को मारने का सबसे आसान उपाय विष हो सकता है। इसलिए वे प्रतिदिन चंद्रगुप्त के भोजन में अत्यल्प मात्रा में विष मिलाते थे जिससे उनका शरीर धीरे धीरे विषरोधी बन जाए। एक दिन दुर्भाग्यवश रानी ने वही भोजन ग्रहण कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई, किंतु चाणक्य ने तत्काल शिशु को सुरक्षित बचा लिया। वही बालक आगे चलकर बिंदुसार कहलाया। चाणक्य ने शत्रुओं के विनाश के लिए विष कन्याओं का निर्माण किया। इन कन्याओं को बचपन से ही सूक्ष्म मात्रा में विष दिया जाता था जिससे उनका संपूर्ण शरीर विषैला बन जाता था। कहा जाता है कि उनके स्पर्श मात्र से शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत विजय के उद्देश्य से पुनः आया, किंतु इस बार सामने बिखरा हुआ भारत नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का संगठित साम्राज्य था। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह पराजित हुआ। अंततः उसने संधि की प्रार्थना की। इस संधि के अंतर्गत उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। इसके बदले चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी दिए, जबकि सेल्यूकस ने कंधार, काबुल और हेरात जैसे विशाल प्रदेश मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। मौर्य काल की महानता केवल उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके प्रशासन और शासन व्यवस्था में भी थी। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व की महानतम शासन संबंधी पुस्तकों में गिनी जाती है। इसमें राजनीति, कूटनीति, जासूसी, अर्थव्यवस्था और न्याय व्यवस्था का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन है। चाणक्य लिखते हैं,
राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल को बिना क्षति पहुंचाए उसका रस ग्रहण करती है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का अद्भुत वर्णन किया है। उसने लिखा है, पाटलिपुत्र संसार के सबसे भव्य नगरों में से एक था। नगर चारों ओर विशाल लकड़ी की प्राचीरों से सुरक्षित था। उसमें 64 विशाल द्वार थे। चोरी लगभग न के बराबर होती थी और लोग निडर होकर अपने घरों से बाहर जाते थे। यह उस समय की उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमाण था। जीवन के अंतिम वर्षों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने कठोर तप और उपवास के माध्यम से अपने जीवन का समापन किया। उनके पश्चात बिंदुसार और फिर महान सम्राट अशोक ने मौर्य वंश की महिमा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कलिंग युद्ध की विभीषिका देखने के बाद अशोक ने सिंहासन त्याग, धम्म, करुणा और शांति का मार्ग अपनाया। इसी महान मौर्य साम्राज्य ने भारत को उसका राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और धर्म चक्र प्रदान किया। तो मित्रों, यह केवल एक साम्राज्य की कथा नहीं थी, यह कथा थी एक आचार्य की बुद्धि, एक शिष्य के साहस और अखंड भारत के स्वप्न की। यही वह युग था जिसने भारत को विश्व की महानतम सभ्यताओं में स्थान दिलाया। कैसा लगा आपको आज का यह सफर? मिलते हैं भारत के संपूर्ण इतिहास के भाग 4 में। धन्यवाद।